अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो ई.एम. फॉस्टर के नॉवल अ पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड है और इसका टॉपिक है साइकिक मैकेनिज़्म ऑफ मिस एडिला क्वेस्टेड। मिस एडिला क्वेस्टेड इस नॉवल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं और इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं उनके साइकिक मैकेनिज़्म से और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि इस नॉवल के अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट कहाँ तक हमें देखने को मिलता है और साइकोलॉजी का क्या रोल है इस नॉवल के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मिस एडिला क्वेस्टेड थी कौन? तो मिस एडिला क्वेस्टेड एक यंग इंग्लिश वुमन थी जो इंडिया आती हैं और उसके इंडिया आने का एक मकसद ये होता है कि उन्होंने अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलना होता है। फ्यूचर हस्बैंड कौन है? रॉनी हीस्लॉप और रॉनी हीस्लॉप इस वक़्त इंडिया के एक सिटी जो कि इस नॉवल के अंदर एक फ़िक्शनल सिटी लिया गया है चंद्रपुर, उसके सिटी मैजिस्ट्रेट हैं। वो मिसेज़ मूर के साथ इंडिया आ रही हैं, मिसेज़ मूर रॉनी की मदर हैं और वो मिलना चाहती हैं उनसे। और साथ ही साथ एडिला का जो मेन मकसद है इंडिया आने का वो ये है कि वो इंडिया के रियल फेस को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और देखना चाहती हैं। तो अब जब वो आके अपने रियल मकसद बताती हैं कि उन्होंने इंडिया को देखना है और एक्सप्लोर करना है, तो उनके लिए काफ़ी जो है वो कोशिशें की जाती हैं, जो कि हम पहले अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ब्रिज पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, फील्डिंग एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है। लेकिन जो मेन चीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती है, वो ये होती है कि डॉक्टर अज़ीज़ एक उनके लिए टूर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक पिकनिक तरह का ऑर्गेनाइज़ करते हैं मैराबार केव्स के ऊपर। मैराबार केव्स जो कि एक बहुत प्रिमिटिव लोकेशन है, एक बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की कदीम लोकेशन है इंडिया के अंदर, वहाँ पे वो लोग एक अपना एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उस विज़िट के अंदर एक टेरिबल एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है एडिला को और वो हम आगे जाके डील करते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ एक आउटलाइन के तौर पे ये बताते हैं कि उस एक्सीडेंट के नतीजे में एडिला जो है वो अज़ीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि अज़ीज़ ने एडिला को रेप करने की कोशिश की है। और उसके बाद डॉक्टर अज़ीज़ के अगेंस्ट एक कोर्ट ट्रायल चलाया जाता है और कोर्ट ट्रायल के अंदर ही अचानक एडिला ये बात एडमिट करती हैं कि वो रॉन्ग थीं और वो अपना केस जो है वो विथड्रॉ कर लेती हैं। तो ये कुछ मेन हमने बात कर ली मिस एडिला के ऊपर। आगे हम डील करेंगे मिस एडिला के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ हम डील करेंगे कि जिनसे हम देखेंगे कि उनका साइकिक मैकेनिज़्म या उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन इस नॉवल के अंदर कैसी थी। सबसे पहले देखते हैं क्यूरियोसिटी कि मिस एडिला क्वेस्टेड के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी या उनकी नेचर काफ़ी क्यूरियस थी। वो हमें कैसे देखने को पता लगता है कि एक तो जो उनकी बात थी आई वांट टू सी द रियल इंडिया इसी से हमें नज़र आता है कि वो काफ़ी क्यूरियस नेचर की मालिक थी, कि वो देखना चाहती थी कि इंडिया के अंदर बेसिकली रियल पार्ट उसका है क्या? और इसी के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि वो इंडिया की जो मिस्ट्री थी, जिसको मोस्टली लोग और मोस्टली जो इंडिया में आने वाले थे, उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वो उसको सॉल्व करना चाहती थी। उस मिस्ट्री को सॉल्व करके देखना चाहती थी कि यहाँ पे बेसिकली है क्या, जो कि सेटलर्स को या फिर जो कॉलोनाइज़र्स हैं, उनको पज़ल करता है। तो वही चीज़ हुई उन मिस एडेला भी खुद पज़ल ही होके रह गई एंड पे, इस मिस्ट्री के हाथों। और उनकी जो क्यूरियस नेचर थी वही उनको केव्स तक लेके चलेगी और फिर आगे उनकी मेंटल कंडीशन वहीं पे जाके अनस्टेबल हो जाती है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने उनकी क्यूरियस नेचर देखी, उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर ट्रेट है। सेकंड कैरेक्टर ट्रेट की तरफ चलते हैं तो वो है एम्बिवलेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्बिवलेंस होता क्या है? एम्बिवलेंस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समवन। तो एम्बिवलेंस कहते हैं कि हम अपने दिमाग में किसी चीज़ के लिए या किसी शख्स के लिए 2 मिक्स्ड आइडियाज़ या फीलिंग्स रखते हों और फिर हम उनमें कन्फ्यूज़ होते रहें। हमें लगे कि कभी हम एक चीज़ सोच रहे हैं, कभी दूसरी। जैसे हम किसी एक इंसान को पसंद भी करते हैं, साथ में साथ हम उसमें कोई चीज़ बहुत नापसंद भी करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हम उस इंसान को पसंद करते हैं कि नापसंद। तो ये चीज़ होती है एम्बिवलेंस। तो एडेला के अंदर भी हमें ये एम्बिवलेंस देखने को मिलती है, जब वो डॉक्टर अज़ीज़ से उसकी मैरिज के बारे में पूछती हैं। जब वो लोग मैराबार केव्स में होते हैं, बाहर की तरफ अंदर जाने वाले होते हैं, तो वो अज़ीज़ से पूछती हैं उसकी मैरिज के बारे में और ये भी कि क्या वो अपनी फर्स्ट वाइफ़ या जो उसकी वाइफ़ थी, उससे मोहब्बत करता भी था कि नहीं। तो ये चीज़ उसको ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या वो रॉनी के साथ सीरियस है भी या वो रॉनी को अपना एज़ अ फ्यूचर हस्बैंड देखती है कि नहीं देखती। तो यहाँ पे उसको लगता है कि नहीं, उसको रॉनी के साथ आगे जाके शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रॉनी की जो मेंटालिटी है वो काफ़ी कॉलोनिस्ट और रेसिस्ट मेंटालिटी है, जबकि एडिला इन चीज़ों के अगेंस्ट है। तो वहीं जाके उसको समझ नहीं आता कि क्या वो रॉनी को एज़ अ हस्बैंड कबूल कर पाएगी या क्या वो उससे नफ़रत करती है। तो यहीं पे जाके उसके अंदर एम्बिवलेंस क्रिएट होती है, यहीं पे जाके उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में क्रिएट होता है, क्योंकि वो इंडियंस के साथ काफ़ी खुद फ्रेंडली है और वो चाहती है कि रॉनी भी फ्रेंडली हो, लेकिन रॉनी जो है वो इंडियंस के खिलाफ काफ़ी गलत एटीट्यूड रखता है
और वही एटीट्यूड वो चाहता है कि एडिला भी रखे, तो यहाँ पे आके वो काफ़ी साइकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हर फेमिनिनिटी। तो वो क्या है कि ऑब्वियसली उसकी नेचर तो एक फीमेल नेचर है, एक फेमिनिन जेंडर है वो इस सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पे हम उसकी फेमिनिन जेंडर को इग्नोर नहीं कर सकते, जबकि हम उसकी साइकी के अंदर देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो अपना होमलैंड यानी इंग्लैंड छोड़ के एक दूसरे कंट्री में आई हुई है, और ऐसे कंट्री में आई हुई है कि जहाँ पे अब उसकी पोजीशन सबऑर्डिनेट की है। सबऑर्डिनेट की क्यों है कि यहाँ पे वो नेटिव नहीं है। नेटिव वो अपने कंट्री में थी, यहाँ पे वो कॉलोनाइज़र की पोजीशन पे तो नहीं है वैसे, लेकिन वो कॉलोनाइज़र्स के साथ है, तो कहीं न कहीं वो उसी पोजीशन पे आ जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसको उसके जेंडर की वजह से भी कहीं कुछ बातों का सामना करना पड़ता है। वो क्या कि जब वो कोर्ट ट्रायल के दौरान डॉक्टर अज़ीज़ के कुछ कमेंट्स का सामना करती है। डॉक्टर अज़ीज़ उसको फीमेल विद मेल लाइक फीचर्स के तौर पे कोई ताना टाइप सा देता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं समझी जाती। वो ये समझता है डॉक्टर अज़ीज़ कि ये कोई इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर पाती, तो मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। तो यही चीज़ है कि उसको अपनी जेंडर के लिहाज़ से भी कुछ बातों का सामना करना पड़ता है। पहले ही एडिला जो कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, एक साइकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से गुज़र रही है, फिर वो इस तरह की बातों का सामना भी करेगी, तो ऑब्वियसली वो एक उसकी हम साइकोलॉजिकल ग्रोथ का पीरियड देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वो आ चुकी है, जहाँ पे कोई उसकी बात सुनने को रेडी नहीं है, इवन रॉनी भी उसकी बात नहीं सुनता, और यहाँ पे आके उसको खुद को प्रूव करना है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एज़ अ फीमेल। आगे हम उसकी एक और कैरेक्टर ट्रेट जो देखते हैं, वो है उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी का। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी क्या है कि वो अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर स्प्लिट होके रह गई है। अनकॉन्शियस कौन-सा होता है? एक हमारे माइंड का वो पोर्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे बिहेवियर और इमोशंस पे असरअंदाज़ तो होता है, लेकिन वो इनएक्सेसिबल है कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड वो है जो कि हम अपने रोज़मर्रा के काम करने में इस्तेमाल करते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड वो है जो अंदर है, जिसको हम लाशऊर भी कहते हैं। वो अंदर है, लेकिन वो हमारे इमोशंस को, बिहेवियर को सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। लेकिन वो काफ़ी अंदर की तरफ होता है। वहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ यादें, कोई बातें जुड़ी होती हैं या छुपी होती हैं। तो एडिला का जो अनकॉन्शियस है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको इन दिनों तंग कर रहा था। किस तरह से? कि जो साइकोलॉजिकल जो भी टर्मॉइल, जो कि साइकोलॉजिकल उसको कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ा, वो सब उसके अनकॉन्शियस के अंदर था। और यही सब था कि यही सारी बातें जो हमने पीछे डिस्कस की, यही सारी उसके अनकॉन्शियस के अंदर जाके कहीं न कहीं दब गई थी, और जैसे ही वो केव्स में एंटर करती है, तो उसका अनकॉन्शियस जो है, वो उसको एक स्पार्क देता है अचानक से, और फिर सारा जो है वो एक chaotic कंडीशन में आ जाता है, और उसको फिर समझ नहीं आता कि उसके साथ हुई क्या है। तो आगे जो मेन चीज़ हमें इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन से डील करते हुए देखनी है, वो है उसका केव इंसिडेंट, द मैराबर केव इंसिडेंट, जो कि क्लाइमेक्स सीन है इस नॉवल का। उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो मैराबर केव्स के अंदर स्टेप इन करती है एडिला, वहाँ पे उसका अनकॉन्शियस जो है वो फेल हो जाता है एक बैलेंस मेंटेन करने में उसके कॉन्शियस के साथ। तो जैसे ही वो इन अनबैलेंस सिचुएशन में जाती है, उसको हेलुसिनेशंस का सामना करना पड़ता है, और इतने हेलुसिनेशंस होते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी एको हो रही होती है केव के अंदर, और इतने हेलुसिनेशंस का सामना उसको करना पड़ता है कि वो फ़ौरन से केव से बाहर की तरफ दौड़ जाती है। और सिर्फ़ बाहर की तरफ दौड़ती नहीं है, मतलब हम आगे देखेंगे कि होता क्या है, लेकिन वो सिर्फ़ बाहर की तरफ दौड़ती नहीं है, उसको काफ़ी अजीब-अजीब चीज़ें लगती हैं कि शायद मेरे साथ कुछ हुआ है। अब जब वो केव के अंदर होती है, तो जो हम देखते हैं कि डार्क और हॉलो वर्ल्ड जो हमें केव्स के अंदर का दिखाया गया है, वो एडिला के ब्रेन की एम्प्टीनेस को शो करता है। मतलब सिंबल का हम कह सकते हैं एलिमेंट यहाँ पे है कि सिम्बलाइज़ कर रहा है, जो डार्कनेस है केव के अंदर, वो सिम्बलाइज़ कर रही है एडिला के ब्रेन के अंदर की डार्कनेस को या हॉलोनेस को। तो ब्रेन के अंदर डार्कनेस क्यों थी? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली एम्प्टी हम कह सकते हैं था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या करना चाहिए। रॉनी से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन में थी, और इससे भी रिलेटेड, इंडियन से रिलेटेड कि उसको किस तरह का बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा अ, अजीब-सी सिचुएशन में आ जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने रेप अटेम्प्ट किया, और उसको एक ही बंदे का ध्यान आता है, वो है डॉक्टर अज़ीज़, क्योंकि वही उसके साथ वहाँ पे था। तो यहाँ पे वो हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा वो इस सिचुएशन में आ जाती है कि वो केव से सीधा निकल के भागती है, और वो वहाँ से भागती हुई उसको सिर्फ़ मिस डेरेक की कार सामने नज़र आती है, और वो वहीं पे सीधी भाग के मिस डेरेक के साथ चली जाती है। और जैसे ही वो भाग के जा रही होती है, वहाँ पे कैक्टस के कुछ थॉर्न्स होते हैं जो कि यकीनन उसको लग गए होंगे। अब ये चीज़ जो है ये नॉवल में इतनी क्लियर नहीं बताई गई, लेकिन ये हमारा यही अंदाज़ा है कि केव से निकलते हुए और भागते हुए उसको वहाँ पे जितने भी कैक्टस थे उसके थॉर्न्स लगे, और वो सारे उसके जिस्म में पेनिट्रेट कर गए, और वहाँ उसका सारा फ्लेश भी उन्होंने टियर कर दिया।
तो अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ये जो थॉर्न्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं? मेल को कि उसकी सोसाइटी में किस तरह के वायलेंट मेल प्रिंसिपल्स थे जो कि उसको एडिला को जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी साइकोलॉजिकली भी। जैसे डॉक्टर अज़ीज़ के कमेंट्स के पीछे हमने बात की, जैसे हमने रॉनी के मेंटालिटी की बात की कि जिसके सामने वो अब खुद को प्रूव नहीं कर पा रही, वो उनकी ही मेंटालिटी के एंगल में खुद को देख रही है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो थॉर्न्स हैं वो कहीं न कहीं इन मेल प्रिंसिपल्स को भी सिम्बलाइज़ करते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम इन थॉर्न्स को ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का बोल्ट ऑफ लाइटनिंग थे। किस लिए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग थे कि एक ये कॉन्शियस अवेकनिंग हुई थी एडिला के अंदर कि उसका जो अनकॉन्शियस है, वो भी इस चीज़ को सह नहीं सका और पेनिट्रेट कर गया और ये उसके एक कॉन्शियस अवेकनिंग थी। किस चीज़ की कॉन्शियस अवेकनिंग थी कि उसके आगे उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ होने वाली है, कि वो खुद को जो वो इस सब साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फँसी हुई थी कि वो इनसे बाहर निकलने वाली है। तो आगे हम उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ का पीरियड देखते हैं। किस तरह का कि इस सारे मैराबार केव इंसिडेंट के बाद वो खुद को एक सिंगल पर्सोना में यूनिफ़ाई करने की कोशिश करती है, खुद को कंबाइन करने की कोशिश करती है, अपना कंट्रोल, अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है और जब वो ये सब करती है तो उसको समझ में आता है कि उसने जो भी डॉक्टर अज़ीज़ के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो सब फ़ॉल्स हैं और वो कोर्ट में जाके इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि मुझे डर है कि मैंने कोई गलती की होगी और डॉक्टर अज़ीज़ ने मुझे कभी केव में फ़ॉलो किया ही नहीं था। तो इससे ये शो होता है कि वो अपने अनकॉन्शियस के अंडर कंट्रोल थी या अनकॉन्शियस ने उसको घेरे में ले लिया था। और फिर अब हम देखते हैं कि उसके जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली अफ़ेक्ट हुई है, जिसकी वज़ह से उसको लगता था कि शायद अब वो अपना साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कभी रीच नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बहुत जल्द खुद को साइकोलॉजिकली वापस यूनिफ़ाई करती है और डेवलप करती है खुद को और इसके लिए वो मिसेज़ मूर से भी चाहती है कि वो मदद ले, उनके रिलिजन से कोई ना कोई हेल्प ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, वो खुद को इतना वो कर नहीं पाती, लेकिन ये होता काफ़ी एक्सटेंडेड प्रोसेस है, लेकिन वो आखिरकार खुद को यूनिफ़ाई कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने एंड में एक लाइन भी ऐड की है जो कि फॉस्टर ने एडिला के बारे में लिखी, शी वाज़ नो लॉन्गर एग्ज़ामिनिंग लाइफ बट बीइंग एग्ज़ामिन्ड बाय इट, शी हैड बिकम अ रियल पर्सन। तो यहाँ से हमें ये शो होता है कि एडिला के साथ जो कुछ भी साइकोलॉजिकली इस नॉवल में होता है, वो सारा कुछ उसको एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ के पीरियड से गुज़ारने के लिए होता है और उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो यहाँ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने का शुक्रिया और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।